कहानी की शुरुआत में एलेक और जूबी मॉरिसन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में बहुत उदास बैठे होते हैं। वो पिछले कई सालों से चाह रहे थे कि उनके घर पर कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। जब उन दोनों की ही रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। वह कहता है शायद जूबी किसी सदमे की वजह से गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें स्ट्रेस छोड़कर खुश रहने की सलाह देता है। लेकिन खुशी तो उनकी ज़िंदगी से जैसे रूठ सी गई थी। रात को जूबी एलेक्स से कहती है कि क्यों ना वह कोई बच्चा गोद ले ले। वह उसे एक अनाथ आश्रम का कार्ड भी दिखाती है जिसे हॉस्पिटल में कोई उसके पास रखकर चला गया था। एलेक इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि किसी दूसरे के बच्चे को शायद वो इतना प्यार ना दे पाए। लेकिन जूबी की खुशी के लिए वह अगले दिन उसे लेकर उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो आश्रम की इंचार्ज मिस लैंग से मिलते हैं, जो उनसे पूछती है कि क्या उनका कोई और भी बच्चा है। यह सवाल सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते। फिर जो भी बताती है कि एक एक्सीडेंट के बाद से वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। यह कहते हुए वो रोने लगती है, इसलिए मिसेस लैंग उससे ज़्यादा नहीं पूछती कि वह किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। अब वह उन्हें अपना आश्रम घुमाने लगती है तो जूबी की नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने किसी सेल्समैन के जैसा सूट पहन रखा था और सर पर एक गोल हैट लगा रखा था। जूबी को देखकर वो उसकी ओर मुस्कुराने लगता है। मिसेस लैंग अब उससे कहती है कि उनके सारे बच्चे बहुत स्पेशल हैं और वह उन्हें स्पेशल घरों में ही भेजते हैं, इसलिए वह कहती है कि गोल लेने की प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं तो वही बच्चा खिड़की में से जूबी को देखकर फिर से मुस्कुराता है और उसकी ओर अपना हाथ हिलाता है। जूबी भी मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ हिलाती है और फिर वह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एलेक खिलौना बनाने वाली एक फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके खिलौने की डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से वह जैसे तैसे बैंक से लोन लेकर फैक्ट्री को चला रहा था और बड़ी मुश्किल से अपने वर्कर्स को उसकी सैलरी दे पा रहा था। जूबी भी अपना एक बुक स्टोर चलाती है और उसने खुद भी बच्चों के लिए कई किताबें लिखी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से उसने भी लिखना छोड़ रखा था। आज वह जल्दी ही स्टोर बंद करके घर आ जाती है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पे नॉक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वही लड़का होता है जो अनाथ आश्रम में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अपना नाम इलाई बताता है और जूबी के हाथ में एक फॉर्म पकड़ाकर कहता है कि आश्रम वालों ने उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है और मिसेस लैंग ने उसे उनका बेटा बनकर यहाँ रहने के लिए भेजा है। अब घर के अंदर आकर वह उनसे चाय मांगता है, लेकिन जूबी उसकी उम्र के हिसाब से उसे गर्म दूध लाकर देती है। इसके बाद जब वो टीवी पर उसके लिए कार्टून चैनल लगाती है तो इसकी जगह उससे न्यूज़ चैनल चलवाता है। जूबी को वो लड़का बहुत अजीब लगता है और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वो एलेक को फ़ोन करके घर बुला लेती है। वो उसे बताती है कि उसने अनाथ आश्रम फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए अब वो सच्चाई जानने के लिए उसे साथ लेकर अनाथ आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में इलाई एलेक्स से उसके बिजनेस और देश में चल रहे आर्थिक मंदी के बारे में बात करने लगता है, तो वो अभी हैरान रह जाता है। लेकिन एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन दोनों को ही बहुत प्यारी लगती है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक पाते हैं। अब वो अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो एक इमरजेंसी मेडिकल वैन में किसी को ले जाया जा रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग अचानक बीमार पड़ गई है। अब अनाथ आश्रम के अकाउंटेंट जैन वो फॉर्म देखती है तो वो उसे यह कंप्लीट लगता है। उनसे इसे लेकर रख लेती है और कहती है कि मिसेस लैंग के ठीक होते ही वह उनसे कांटेक्ट करेगी। जब तक वह चाहे तो इलाई को अपने साथ रख सकते हैं। जो भी यह सुनकर खुश हो जाती है और एलेक भी उसकी बात मानकर इलाई को अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन जूबी के इस फैसले से वो ज़्यादा खुश नहीं था। रास्ते में जब वो दोनों कोई बात नहीं करते तो इलाई उनकी इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में बज रहे गाने के साथ साथ खुद भी गाने लगता है और उन दोनों को भी अपने साथ गाने के लिए कहता है। यह देखकर वह जूबी अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती और उसकी खुशी के लिए एलेक को भी गाना गाना पड़ता है, क्योंकि आज कई सालों बाद वो इतनी खुश दिख रही थी। रात को जो भी इलाई का सूटकेस खोल कर देखती है तो उसमें उसका सूट और टाई बहुत ही तरीके से रखे हुए होते हैं। तभी वो बाथरूम से बाहर आकर उसे समझाने लगता है कि कौन सा टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। जूबी को उसके मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए एलेक को ये बताने लगती है, लेकिन वह जब सोने का बहाना बनाता है तो वो समझ जाती है कि एलेक इलाई को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और फिर वह
वह भी उदास होकर बाहर बैठ जाती है। जब इलाही उसे इतनी गहरी उदासी में देखता है तो वह किताबों की अलमारी में से एक मोटी सी किताब निकाल कर लाता है और उससे उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। जूबी इस किताब को तो नहीं लेकिन उसे बच्चों की कहानी वाली एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब सुनते हुए वह उसे आज रात अपने पास सोने के लिए कहता है तो वह फर्श पर ही उसके साथ ही सो जाती है। सुबह को जब वो उठती है तो इलाही टकटकी लगाकर उसे ही देखता रहता रहा होता है। वह उसे बताता है कि एलेक आज बहुत जल्दी काम पर चला गया है, लेकिन असल में वो कुछ लोन लेने के लिए बैंक गया होता है क्योंकि उसने पिछले 2 महीने से अपने वर्कर्स को उसकी सैलरी नहीं दी थी। लेकिन एलेक ने पहले ही काफ़ी लोन ले रखा था, इसलिए बैंक उसे लोन देने से मना कर देती है। अब फैक्ट्री पहुंचकर जैसे तैसे वो अपने वर्कर्स को समझा तो देता है, लेकिन शर्मिंदगी और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पर इलाही जूबी से एक दरवाजे के बारे में पूछता है जो हमेशा बंद रहता है। वह उसे बताती है कि एक बेडरूम है, लेकिन इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। वो दोनों पास के गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उनसे बातें करने लगता है और अपना नाम पॉटर्स बताता है। जूली जूबी इलाही के साथ उसकी अजीब बातें सुनकर हंसने लगती है तो उससे कुछ छुट्टे पैसे मांग लेता है और उसकी ओर देखते हुए एक तारीख बताता है जो होता है 15 मई 2007। यह सुनकर कहती है कि उसे यह सब कैसे पता है। पॉटर कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि वह यहीं आसपास घूमता रहता है। यह कहकर वह चला जाता है और जूबी हैरानी से उसे देखती रह जाती है। लेकिन 15 मई 2007 को क्या हुआ था? यह राज अभी राज ही रहता है। अगले दिन फैक्ट्री में सैलरी न मिलने पर एलेक के वर्कर नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं और सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर ही उनके कहने पर रुकता है। इस परेशानी में एलेक ने जूबी को भी फ़ोन करके बुला लिया था और वह इलाही को साथ लेकर यहाँ आ जाती। लेकिन यहाँ आकर जब उसे पता लगता है कि एलेक ने उन्हें से बिना बताए अपना मकान भी गिरवी रख दिया है तो फिर वह उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में घर चली जाती है। घर पर वह इलाही से स्कूल जाने के बारे में बात करती है, लेकिन वह उससे एलेक के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करना चाहता है जो कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जो भी उसके किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसे सवालों को सुनकर पहले तो हंसती है, लेकिन फिर वह उससे बताने लगती है कि वह दोनों हाई स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे और पहले वो बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे याद नहीं कि उन्होंने साथ में कब अच्छा समय बिताया था। अगले दिन वह इलाही को स्कूल छोड़ आती है, लेकिन वह लंच टाइम में ही एक टैक्सी बुक करके एलेक की फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। एलेक उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वापस स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब इलाही उसे डैड कहकर बुलाता है तो वो उसे सख्ती के साथ डैड की जगह सिर्फ एलेक कहकर बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जाते हुए जब इलाही उसके खिलौने की तारीफ करता है तो फिर उसका लहजा नरम पड़ जाता है क्योंकि मार्केट में तो उसके खिलौने की कोई कदर ही नहीं थी। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं तो उन दोनों को ही जूवी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय कुछ चाइनीज खाना लेकर आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि यह खाना इलाई ने ऑर्डर किया था तो फिर वह दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह एलेक भी अब उसे पसंद करने लगता है। रात को सोने से पहले जूबी जब देखती है कि इलाई ने उस बंद पड़े बेडरूम से एक टेडी बियर निकाल लिया है तो वह उसे तुरंत उसे छीन लेती है और डांटते हुए कभी भी उस रूम में न जाने की सख्त हिदायत देती है। अब आधी रात को इलाई चुपके से घर से निकलकर पास के उसी गार्डन में पहुंच जाता है और बेंच पर सोए हुए मिस्टर पॉटर को उठाकर उनसे बातें करने लगता है। पॉटर उससे उसकी नई फैमिली के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वह दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसे रोज़ रोज़ स्कूल जाना पसंद नहीं। पॉटर उससे कहता है कि उसे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि हर काम में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। उन दोनों की इस अजीब बातों के बाद अगले दिन फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने जॉन बर्नर्स नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो उसकी फैक्ट्री में माल खरीदता था। लेकिन यहाँ वो यह कहने आया था कि अब उसका माल नहीं खरीद सकता क्योंकि इस मंदी के दौर में उसके पुराने मॉडल वाले खिलौने बिक नहीं पा रहे। वह उसे दो ऑफर देता है, या तो वो अपनी फैक्ट्री को उसे बेच दे या फिर कोई नया आइडिया लेकर उसके पास आए। इस बात से एलेक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी पैसा लगाकर फैक्ट्री में खिलौने का एक बड़ा स्टॉक जमा कर रखा था, लेकिन अगर इस खिलौने को कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज वो अपने फादर की कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि जिस फैक्ट्री को 50 साल पहले उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था उसने पिछले कुछ सालों में ही उसे बर्बाद कर दिया था। उसकी ये सारी बातें मिस्टर पॉटर उसके पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। वह उसके पास आकर उसे कब्र पर खिले
रहे गुलाब के फूलों को दिखाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वह उसे क्या समझाना चाहता है, इसलिए वह हार मानने की बजाय एक बार फिर से इस मुसीबत से निकलने की कोशिश में लग जाता है और अब वो इलाई को भी फैक्ट्री में आने से मना नहीं करता है। एक दिन वह उससे उसके ऑफिस में लगे एक पोस्टर के बारे में पूछने लगता है। एलेक उसे बताता है कि ये लेगो लैंड नाम की एक जगह है जहाँ वो कुछ साल पहले जाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसने वहाँ जाने का टाइम नहीं मिल पाया है। अब वो उसे अपनी फैक्ट्री में बने खिलौने दिखाने लगता है और कहता है कि किसी ज़माने में ये सारे खिलौने बहुत फेमस थे, लेकिन आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आने के कारण उनके खिलौने की डिमांड कम हो गई है। इलाई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते और उनका क्रेज ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। एलेक इस बात से खुश होकर उसे उसकी पसंद की एक रसियन डॉल दे देता है जिसके अंदर 5 और डॉल होते। अगले दिन इलाई जूवी से झूठ बोलता है कि एलेक आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाने वाला है और वह उससे साथ लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में एलेक उन्हें ऑफिस की डेस्क पर सोता हुआ मिलता है, इसलिए वह काम का बहाना नहीं बना पाता और उसके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन इलाई अभी तक उन्हें ये नहीं बताता कि वह कहाँ जा रहा है। वह ऑनलाइन मैप से देखकर रास्ता बताता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वह उन्हें कहीं और नहीं बल्कि लेगोलैंड लेकर आया था, जिसके बारे में कल एलेक ने उसे बताया था। अंदर पहुंचकर सबसे पहले इलाई छोटी ट्रेन की सवारी करता है और जोर देकर उन दोनों को भी अपने साथ बिठा लेता है। पहले तो एलेक ऐसे दिखाता है जैसे यहाँ आकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वह कब तक अपने आप को रोक सकता था। इलाई के साथ स्कूटर की रेस लगाते हुए जोर से चिल्लाता है और रेस के बाद जब इलाई को उसका मिनी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो फिर वह भी बच्चों की तरह अपना और जूबी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगता है। अब इलाई के साथ काफ़ी मस्ती करने के बाद वो आइसक्रीम खाते हुए जूबी के साथ ही मस्ती करता है। आखिर में वे सब रोलर स्केटिंग करते हैं जो एलेक और जूबी ने शादी से पहले अपनी पहली मुलाकात पर की थी। इसके बाद वे घर आ जाते हैं तो इलाई आज एलेक से उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है। आज एलेक भी एक अच्छे फादर की तरह उसे बहुत ही दिलचस्प एक साथ कहानी सुनाता है और उसके बाद वह जूबी के पास चला जाता है। इलाई आज उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर पियानो पर एक धुन बजाने लगता है जो वहीं एक पेपर पर लिखा हुआ था। इस धुन को सुनकर एलेक और जूबी जल्दी से नीचे आते हैं जैसे उन्हें किसी और के आने की उम्मीद हो। इलाई के पूछने पर जूबी कहती है कि यह धुन एलेक उनके बेटे को सिखाया करता था। उनका बेटा? इलाई हैरान होकर उनकी ओर देखने लगता है। आज वो उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लेती है। जूबी अब एक फ़ोटो एल्बम खोलकर उसे अपने बेटे सैमुअल के बारे में बताने लगती है और कहती है कि आज वह उसके जितना ही बड़ा होता। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वह उसे सैमुअल के पहले फुटबॉल मैच और उसकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह उसका एंजल था, उसकी पूरी दुनिया बसती थी उसमें। बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। उसके बाद वह उससे उस रूम में ले जाती है जिसे वो हमेशा बंद रखती थी। यह सैमुअल का बेडरूम था जो आज भी उन्होंने वैसा का वैसा ही रखा था। इलाई से पूछता है कि क्या हुआ था। जो भी खिड़की से नीचे देखते हुए बताने लगती है कि 2 साल पहले जब वो अपना फुटबॉल मैच खेलकर उसके साथ घर वापस आ रहा था तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रही। अब वो उसे अपने साथ सैमुअल की कब्र पर ले जाते हैं। एलेक के हाथ में वही टेडी बियर होता है जिसकी वजह से जूबी ने एक दिन इलाई को डांटा था। वह कहता है कि सैमुअल रोज रात को इसे अपने साथ लेकर सोता था और उसे आज भी रोज सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे उसी कमरे में हो। यह बताते हुए एलेक टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल में एक बड़ा सा छेद बन गया जो कभी नहीं भर सकेगा। इस तरह एलेक और जूबी पिछले 2 साल से जो दर्द अपने दिल में दबा कर जी रहे थे वो आंसुओं के साथ आज बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी देर तक रोते रहते। उनसे थोड़ी ही दूर पर मिस्टर पॉटर भी खड़ा होकर यह सब देख रहा था। अब घर पर जूबी एलेक से कहती है कि उन्हें अब उस कमरे की सफाई कर देनी चाहिए। एलेक भी एक गहरी सांस लेकर इसके लिए हामी भर देता है। रात को वो गार्डन में जाता है और जुगनुओं को देखता हुआ मिस्टर पॉटर के पास पहुंच जाता है। एलेक उन्हें पहचान लेता है और आज वो उससे अच्छी तरह मिलकर बातें करता है। मिस्टर पॉटर आज उससे पूछता है कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करता है। एलेक कहता है कि वह उसमें कैसे विश्वास रख सकता है जो जिंदगियों को बर्बाद करता है। पॉटर्स कहता है कि शायद वह कोई इम्तिहान हो। फिर वह कुछ सोचकर कहता है कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमेशा अतीत में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वह कहता है कि यादों की भी जिंदगी में
अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन खुश रहने के लिए अपने वर्तमान से जुड़कर उसी में ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर पॉटर की इन बातों का एक एलेक के ऊपर गहरा असर होता है और अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी वह उसका ही जिक्र करने लगता है। इलाही अपने रसियन डॉल को खोलते और बंद करते हुए कहता है कि मिस्टर पॉटर्स एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अचानक उसकी यह बात सुनकर एलेक की आंखें चमक जाती है और वह कहता है कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया है। अब वह तुरंत इलाही के साथ फैक्ट्री पहुंचकर एक नया डिज़ाइन तैयार करने में लग जाता है। डिज़ाइन बनाकर हर बार वह इलाही को दिखाता है, लेकिन वह उसके कई डिज़ाइन फेल कर देता है। फिर भी एलेक लगातार कोशिश करता रहता है और आखिर में एक डिज़ाइन इलाही को पसंद आ जाता है। इसके बाद एलेक उस डिज़ाइन से एक लकड़ी का बॉक्स तैयार करता है और वह उसमें अपनी फैक्ट्री के 5 अलग-अलग तरह के खिलौने पैक कर देता है। अब एलेक जॉन बर्न समेत खिलौना इंडस्ट्री के कुछ बिजनेसमैन लोगों को फ़ोन करके कहता है कि वह उन्हें अपना एक नया प्रोडक्ट दिखाना चाहता है। अब वक्त आता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें उसका सबसे पुराना वर्कर टॉम भी उसका साथ देने के लिए आ जाता है। लेकिन एलेक अपनी जगह इलाही को प्रेजेंटेशन के लिए अंदर भेजता है और खुद बाहर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। अब एक 7 साल के बच्चे को देख सारे बिजनेसमैन हंसने लगते हैं और उन्हें यह कोई मजाक लगता है, लेकिन इलाही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताता है कि वह एलेक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ प्रेजेंटेशन देने आया है। यह कहकर उस बॉक्स के ऊपर से पर्दा हटा देता है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के निशान के साथ मिस्ट्री बॉक्स लिखा हुआ था। उसमें से सबसे पहले जॉन बर्न उससे पूछता है कि इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। इलाही कहता है कि अगर उससे यह बता दिया तो फिर इसे मिस्ट्री बॉक्स कौन कहेगा। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरा बिजनेसमैन इलाही का पॉइंट समझ जाता है और कहता है कि लोग इसके अंदर के खिलौने को जाने बिना ही इसे खरीदेंगे, क्योंकि मिस्ट्री सबको पसंद है। वह कहता है कि आधे से ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी तो उन्हें इसे खरीदने और खोलने से में ही मिल जाएगी। इसकी बात सुनकर एक जापानी बिजनेसमैन वहीं पर 20,000 बॉक्स का ऑर्डर दे देता है और फिर एक-एक करके सभी अपना-अपना ऑर्डर देने लगते हैं। तभी एलेक भी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी उसकी अनोखे काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। एलेक आज बहुत खुश होता है और इस खुशी के मौके को वो अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करता है। रात को इलाही के साथ बॉल से खेलते हुए वह उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे डैड कहकर बुला सकता है। उसकी यह बात सुनकर इलाही और जूबी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज आधी रात को फिर से इलाही गार्डन में जाकर मिस्टर पॉटर से मिलता है। पॉटर एलेक की कामयाबी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और फिर वह उसके कान में कुछ कहता है। अगले दिन इलाही के साथ एलेक और जूबी गार्डन में आते हैं और मिस्टर पॉटर को क्रिसमस पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। अब क्रिसमस पर दिखाया जाता है कि मिस्ट्री बॉक्स उसको मार्केट में ज़बरदस्त कामयाबी मिल जाती है और बच्चों में उसकी दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगती है। मार्केट की इस हाई डिमांड को पूरा करने में एलेक को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे फैक्ट्री में सिर्फ बॉक्स बनाने पड़ते थे और खिलौनों का स्टॉक तो उसके पास पहले से ही काफ़ी पड़ा हुआ था। रात को मिस्टर पॉटर उनके घर आते हैं और एलेक के कहने पर आज वो क्लीन शेव करके नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। अब वो सब साथ में डिनर करते हैं और एक गेम खेलकर काफ़ी मस्ती करते हैं। मिस्टर पॉटर को इस तरह हंसता खेलता देख जूबी बहुत खुश होती है। जब वो जाने लगता है तो जूबी उनके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। पॉटर पैसे लेने से मना करता है, लेकिन वह कहती है कि सड़कों पर जिंदगी गुजारने से पहले वह भी किसी का प्यारा बेटा रहा होगा और उसकी जगह उसका अपना बेटा भी तो हो सकता था। पॉटर के जाने के बाद वह इलाही को उसके कमरे में सुलाने जाती है। आज वो उससे पूछता है कि क्या वो एंजल्स में विश्वास करती है। जो भी इस बात का कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह एलेक के पास जाकर उसे गिफ्ट देती है। एलेक उसे खोल कर देखता है तो यह कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मतलब वो माँ बनने वाली थी। इस खबर से एलेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जूबी को अपने सीने से लगा लेता है। वो यह खबर इलाही को सुनाना चाहता था, लेकिन जूबी कहती है कि वो सो गया होगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं था कि वो ऊपर बैठकर काफ़ी वक्त से उन्हें देख रहा था। अगले दिन सुबह होते ही एलेक ने एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए ऊपर उसके कमरे में जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, बल्कि बेड पर उन दोनों के नाम एक लेटर पड़ा होता है। नीचे फ़ोन पर अनाथ आश्रम के अकाउंटेंट जैन की कॉल आती है। वो जूबी को बताती है कि मिसेस लैंग ठीक होकर अस्पताल वापस आ गई है। फिर वो बताती है कि उसने उनका वो फॉर्म मिसेस लैंग को दिखाया था, लेकिन इलाही नाम का कोई भी बच्चा उसके आश्रम में कभी नहीं था और अब वो फॉर्म के ऊपर बच्चे की फ़ोटो भी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर जूबी के हाथ से कॉफ़ी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है।
वो हैरान परेशान सी एक डेस्क पर झपटती है और उसमें से इलाई का लेगोलैंड वाला मिनी ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देखती है, लेकिन इस पर भी उसकी फ़ोटो नहीं होती। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि इलाई और मिस्टर पॉटर इंसानों के रूप में 2 एंजल्स थे, जो उनकी बिखरी हुई ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए आए थे। उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में उसके पास अनाथ आश्रम का कार्ड रखकर जाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मिस्टर पॉटर ही था। अब वह ऊपर जाकर इलाई को वो लंबा सा लेटर पढ़ती है, जिसमें उसने उन्हें अपने बेटे सैमुअल की बुरी यादों को भूलकर उसकी अच्छी यादों के साथ ज़िंदगी बिताने की बात कही थी। पढ़ते-पढ़ते वो रोने लगती है और रोते हुए लेटर का बाकी हिस्सा पढ़ती है, जिसमें उसने अपने जाने और अपने लिए उनके प्यार का भी ज़िक्र किया था और एक भविष्यवाणी की थी कि उनके घर में बेटी पैदा होगी। कहानी के आखिर में एलेक और जूबी अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे दिन जूबी को ऐसा महसूस होता है जैसे इलाही उनसे मिलने आया हो, लेकिन उसकी नज़र पड़ते हुए मुस्कुराकर गायब हो जाता हो। इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक